से होंगे तो आपके दिन बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ से। आज जो मैं जिस टॉपिक के साथ आया हूँ वो है अकाउंटिंग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट्स कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फॉर इंटरव्यू नोट्स। अच्छा, ये जो मैंने वीडियो तैयार की है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो तमाम उन कैंडिडेट्स जो भी एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस, यूटीएस, किसी किस्म के भी अकाउंटिंग से रिलेटेड, अकाउंटेंट की जो पोस्ट होती है उससे रिलेटेड अगर किसी पोस्ट में किसी भी डिपार्टमेंट में उन्होंने अप्लाई किया है तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो उनके लिए इंटरव्यू के मुताबिक भी और उनकी टेस्ट प्रिपरेशन के लिए भी बहुत मुफीद बेनिफिशियल जो है साबित होगी। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आएगी और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम इंशाल्लाह इस तरह अब टॉपिक वाइज एक टॉपिक लेकर उसको फुल डिस्कशन करेंगे, उसके कंसेप्ट्स आपके साथ क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको उनके कंसेप्ट्स के बारे में पता हो। तो फिर उसी टॉपिक के हम इंशाल्लाह 50 या 50 से ज़्यादा यानी 50 और मोर देन 50 MCQs के साथ तशरीफ़ लाएंगे, MCQs की भी वीडियो बनाएंगे। तो इसके लिए हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सपोर्ट कैसे आप लोगों की चाहिए कि हमारा चैनल का नाम ऊपर शो हो रहा है MHN नॉलेज यूट्यूब पे। तो आपसे गुजारिश की जाती है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल MHN नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन होती है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक मौसूल होती रहें। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कंसेप्ट के साथ ही ये वीडियोस कंसेप्ट के साथ आपको हर लेक्चर तैयार किया जाए, करवाया जाए ताकि किसी भी किस्म के MCQs इस टॉपिक के लिहाज से पेपर में आ जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आइए जी हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना अकाउंटिंग का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या होती है? अच्छा दोस्तों, उम्मीद करते हैं सबको अकाउंटिंग के बारे में पता होगा, लेकिन सबको मतलब जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिन्होंने पोस्ट्स के लिए अप्लाई किए हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो भी हमारे नए व्यूअर्स होंगे इंटर लेवल के, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी अगर वो ये देखकर अपने कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहें। तो अकाउंटिंग, सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन का मतलब हम समझ लेते हैं। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अच्छा, अकाउंटिंग का बेसिकली मतलब तो यानी अगर हम देसी लैंग्वेज में इसको देखें तो खाता नवेसी को कहते हैं, यानी हिसाब किताब, लेन देन के काम को हम ज़्यादातर अकाउंटिंग ही कंसीडर करते हैं। लेकिन बाद में जो है ये एक बुक के तौर पर और एक पूरी डिसिप्लिन यानी एक फील्ड के तौर पर अकाउंटिंग जो है वो आ चुकी है अब। तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो करके ही पूरा हिसाब किताब किया जाता है। तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या देखते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। यानी जो बिज़नेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं। कोई चीज़ हमने ख़रीद ली, उधार पे दे दी, उधार पे ले ली, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले, फिर उसको समराइज, क्लासीफाई और फिर उसके बाद उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल लेते हैं। रिजल्ट क्यों निकालते हैं? रिजल्ट्स की बेस पर जो भी हमारे स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर्स या ऑनर्स, डायरेक्टर जो भी होते हैं कंपनी के, वो उसको देखकर डिसीजन लेते हैं हमारी कंपनी के बारे में। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। इसके बाद हम चले जाते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है? अच्छा, बुक कीपिंग हमारी डेफिनेशन के लिहाज से है कि इट इज़ मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑपरेशन इन अ सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर।
यानी बुक कीपिंग यही होती है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अक्कर हो जाती है बिजनेस में उसको रिकॉर्ड कर लेना, इसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। यानी डाटा मेंटेन करना, डाटा रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल डाटा जो होता है उससे रिलेटेड ये मेनली फोकस कर रहा होता है बुक कीपिंग। अच्छा, अकाउंटिंग में सबसे पहले हम जाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग जो है वो सारी इस एक इक्वेशन पर डिपेंड कर रही होती है, मुनहसर करती है। सारी अकाउंटिंग जो हमारी वो इस एक इक्वेशन के इर्द गिर्द यानी इस इक्वेशन के रूबरू घूम रही होती है। इक्वेशन हमारी क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटीज। एसेट्स क्या होते हैं? जो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए ऑन करती है, ऑपरेट करती है, उसके थ्रू इनकम वगैरह जनरेट कर रही होती है, एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। इसकी मिसाल आगे किस में है वो फिर अगर किसी को ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह इस पर दोबारा हम फिर डिस्कशन करेंगे। एसेट्स को भी मज़ीद तकसीम किया गया होता है, फिक्स्ड एसेट में, टेंजिबल एसेट्स में। इस तरह लाइबिलिटीज़ जो हैं वो कंपनी की ऑब्लिगेशंस होती हैं कि वो पे करनी होती है इन्होंने। लाइबिलिटीज़ में भी दो किस्म की लाइबिलिटी होती है, एक फिक्स्ड होती है, एक करंट लाइबिलिटी होती है। करंट लाइबिलिटी जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, फिक्स्ड लाइबिलिटी जो है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी क्या चीज़ होती है? जब भी कोई हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं या बिजनेस के ऑपरेशंस के दौरान साल 2-3 साल बाद अगर ऑनर अपनी तरफ से अपनी ज़ाती कोई चीज़ बिजनेस में ले आता है तो उसको हम बिजनेस के टर्म्स में ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये थे हमारा छोटा सा तारुफ अकाउंटिंग के बारे में, बुक कीपिंग के बारे में और अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की तो हमने बात कर ली है, इसके बाद देखते हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। कितनी किस्म के ब्रांच होते हैं अकाउंटिंग के? तो 3 किस्म की ब्रांचेज होती हैं अकाउंटिंग की। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, फिर मैनेजेरियल अकाउंटिंग होती है और तीसरे नंबर पर जो अकाउंटिंग आती है वो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। इन 3 ब्रांचेस में अकाउंटिंग को डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो मेनली कंसर्न जो करती है वो समरीज के साथ, एनालिसिस और रिपोर्टिंग के साथ किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, यानी बिजनेस की कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनकी समरी, उनके एनालिसिस और उनकी रिपोर्टिंग करना जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखा जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू ये सब काम किया जाता है। फिर इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं जो कि पब्लिक यूज़र्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी जैसे स्टॉक होल्डर्स हो गए, सप्लायर्स, बैंक्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एजेंसीज, बिजनेस ओनर्स और दूसरे स्टेक होल्डर जो होते हैं आर एग्जाम्पल ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन रिसीविंग सच इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पज। जैसे हमने अकाउंटिंग में डिस्कशन की कि सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, फिर समराइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल लेते हैं। वो रिजल्ट जो है वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू निकालते हैं। मसलन जो भी बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हमने रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड करने के बाद जो भी समराइज होती है या उसके एनालिसिस करने होते हैं, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग की जाती है। तो इसके मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब कि SOCI, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम इंटर में या ग्रेजुएशन लेवल तक आम कॉलेजेस वगैरह में टपाल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। टपाल मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से पहचाना जाता है। वो स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाई जाती हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी बनाई जाती है। तो इस सारी रिटेन अर्निंग वाली एक स्टेटमेंट है वो बनाई जाती हैं। तो इस सारे के बारे में हम डिस्कशन करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी हम जो है बेसिक्स जानना चाह रहे हैं, वो भी PPSC, FPSC जो हमारे आजकल टेस्ट हो रहे हैं उसके हवाले से, उसके इंटरव्यू की भी तैयारी के हवाले से और उस टेस्ट को क्लियर करने के हवाले से लेक्चर्स तैयार किया है। तो वो आपके साथ डिस्कशन की जा रही है। इसके बाद इंशाल्लाह इसी टॉपिक के हवाले से हम 50 to 70 MCQs भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सब इस चैनल्स को फॉलो, सब्सक्राइब और जो भी व्यूअर्स हैं वो दूसरे लोगों को भी, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें
ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, उनका इंटरव्यू हो या कोई टेस्ट हो तो उसके लिए उनके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो एमसीक्यूज़ मेरे ख्याल से कि गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में उम्मीद करते हैं समझ आ गई होगी। एक बार फिर हम ब्रीफली जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, कि इसमें जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हमने रिकॉर्ड करना होता है, उसकी समरीज की जाती हैं, एनालिसिस किए जाते हैं, फिर उसकी बेस पर कोई रिपोर्ट तैयार की जाती है और वो रिपोर्ट जो है स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाई जाती हैं। उन स्टेटमेंट्स को क्यों तैयार किया जाता है, ताकि जो भी हमारे जर्नल पब्लिक्स हैं उनकी यूज़र, वो जो हमारे कंपनी से बिलोंग्स यानी कंपनी की तरफ देख रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं कि हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें नहीं करें, तो वो इस स्टेटमेंट्स की बेस पर सारे डिसीजन ले रहे होते हैं। और उसमें हमारे मेन एग्जांपल जो है वो स्टॉक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं। स्टॉक होल्डर और स्टेक होल्डर में भी जो डिफरेंस है वो भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सप्लायर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं। एम्प्लॉयज़ क्यों देख रहे होते हैं? एम्प्लॉयज़ इसलिए देखते हैं कि जॉब सिक्योरिटी को वो देख रहे होते हैं, यार हमारी जॉब सिक्योर है नहीं है, कितने अरसे तक सिक्योर रहेगी। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हर एम्प्लॉय के जहन में ये होगा यार हमारी जॉब फिलहाल सिक्योर है। जब कंपनी गलत परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर देती है तो हर एम्प्लॉय को सबसे पहले यही डर लगना शुरू हो जाता है कि यार ये तो कंपनी लॉस की तरफ जाने शुरू होगी या इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, अब हमारी जॉब सिक्योर नहीं है। तो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ जो हैं प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह में जो है वो शिफ्टिंग की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं। इस तरह बैंक वालों को क्यों ज़रूरत पड़ती है? बैंक वाले इसलिए देख रहे होते हैं कि यार अगर इसको हम लोन प्रोवाइड करते हैं तो ये उस पर इंटरेस्ट बैक हमें कर सकेगा नहीं कर सकेगा, प्रिंसिपल अमाउंट हम इससे वापस रिसीव यानी रिकवर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इस तरह गवर्नमेंट टैक्सेस के लिए देख रही होती है और एनवायरनमेंट के लिए भी देख रही होती है कि एनवायरनमेंट तो नहीं ख़राब हो रहा है इससे। इस लिहाज से जो है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग को तैयार किया जाता है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि दूसरी ब्रांच है अकाउंटिंग की। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मैनेजमेंट का लफ्ज़ जो है मैनेजमेंट, जिस तरह मैनेजमेंट की एक बुक होती है, मैनेजमेंट का ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को और लोगों को यानी चीज़ों को लीड करते हैं या लोगों को डील करते हैं, इनके बारे में प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। जिस तरह मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोई सब्जेक्ट है, उसमें पॉल के एक लफ्ज़ है, उसके बारे में उम्मीद करते हैं सारों ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। पॉल जो है ये मुखफ़्फ़ एब्रीवेशन है, हो सकता है किसी ने कुछ और बनाई हो लेकिन ये मैंने अपने लिए आसानी के लिए बनाई हुई है। तो पॉल से क्या बन रहा होता है कि प्लानिंग करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, एल से लीडिंग कर रहे होते हैं, सी से कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट का ये काम होता है, ये प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का। अकाउंटिंग की जैसे हम डिस्कशन कर चुके हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं और फिर कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट निकालते हैं, ताकि जो हमारे बिज़नेस से रिलेटेड लोग होते हैं, बिज़नेस से मुंसलिक कनेक्टेड होते हैं, वो उसकी बेस पर डिसीजन ले सकें, कर सकें फ्यूचर के लिए। अच्छा, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वो इंफॉर्मेशन या ऐसा डाटा अकाउंटिंग का जो हम मैनेजमेंट को या मैनेजर्स को प्रोवाइड करते हैं, यानी अकाउंटिंग की ऐसी इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग की कोई भी डाटा का बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम मैनेजमेंट को या मैनेजर्स को प्रोवाइड करते हैं उनके किसी भी किस्म की फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो अच्छे से डिसीजन कर सकें, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग कर सकें, हर डिपार्टमेंट के लिए बेहतरीन एलोकेशन ऑफ बजट कर सकें। यानी हम उनको ये डाटा इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, यानी जैसे एचआर डिपार्टमेंट हो गया बड़ी कंपनियों में, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट्स के लिए वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ये सब कुछ करने के बाद उनके लिए मुनासिब तरीके से एलोकेशन ऑफ बजट कर सकें। ये मेन मकसद होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अच्छा, हम इसकी जो डेफिनेशन उसमें लिखी है उसको भी पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले जो है समझने की कोशिश कर लें कि होती क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। डाटा कौन सा प्रोवाइड किया जाता है मैनेजर्स को या मैनेजमेंट्स को? इनको डाटा जो प्रोवाइड किया जाता है वो ज़्यादातर डाटा डिपेंड कर रहा होता है सेल्स पर, यानी कंपनीज की सेल्स कितनी है
नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, प्रोडक्शन कितनी हुई है। अच्छा, इसमें दो किस्म के टर्म्स आ जाते हैं, जैसे सेल्स है, मॉनेटरी टर्म्स और नॉन मॉनेटरी टर्म, यानी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी टर्म्स दोनों किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो मैनेजर्स या मैनेजमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बेटर अच्छे से डिसीजन कर सके किसी भी टाइप के फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए। और इनको डाटा क्यों मुहैया किया जाता है? डाटा इसलिए इनको मुहैया किया जाता है ताकि कंपनी की एफिशिएंसी को ये बढ़ा सकें, इसलिए मैनेजर्स को ये डाटा प्रोवाइड किया जाता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उम्मीद करते हैं आपको इसकी थोड़ी बहुत जो भी मैंने समझाने की कोशिश की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं अपने कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ से। कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे कि लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? खर्चा, एक्सपेंसेस। मतलब आपने इसका मतलब ये है कि मिसाल आपने कोई भी चीज़ है आपके पास, आप एक बुक ले लेते हैं, पेंसिल्स ले लेते हैं या कोई कॉपीज़ वगैरह ले लेते हैं। मिसाल वो आपको मिली है 100 रुपये की, लेकिन वो आपने बेच दी है 115 रुपये की, तो आपकी उस पर कॉस्ट कितनी आई है? 100 रुपये। जो 15 रुपये का है वो देखते हैं कि वो क्या है हमारे, वो प्रॉफिट है। 15 के 15 यानी 15 रुपये जो है उसको ओवरऑल हम प्रॉफिट ट्रीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसमें मार्केटिंग भी हुई हो, उसमें सेलिंग्स डिपार्टमेंट ने भी कुछ एफर्ट्स लगाए हों, सेल्समैन को कमीशन भी पे किया हो, तो इसलिए इसको देखने की बाद में देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल आप इसको नॉर्मली यही कंसीडर कर लेंगे, जो 15 रुपये हैं, 15 रुपीज़ ऊपर हमने बेची है, वो हमारा प्रॉफिट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर अकाउंटिंग की डेफिनेशन हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। मेनली कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने क्या देखना होता है कि कॉस्ट क्यों, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट क्यों बढ़ रही है। दो किस्म की कॉस्ट होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, तो और सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। अच्छा, इसके बारे में बाद में देखेंगे, अभी कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन पर फोकस करें। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कॉस्ट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस में, यानी बिजनेस में कॉस्ट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है, इनको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको क्लासिफाई किया जाता है और एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पर हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और किस जगह पर कम आ रही है, कॉस्ट बढ़ने की वजह क्या है, वो क्यों बढ़ रही है। कॉस्ट को फुली मिनिमम लेवल पर लाने की कोशिश करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके, और फिर समराइज करके कोई ना कोई रिजल्ट देते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में? कॉस्ट अकाउंटिंग में मेन मोटिव होता है कि हम किसी भी तरीके से अपनी किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर लें। मैनेजमेंट को डाटा मुहैया कर देते हैं ताकि वो एफिशिएंसी ले आए, ताकि इम्प्रूवमेंट कर लाई जा सके। अगर कहीं वेस्टेज हो रही है तो उसको कम से कम कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। तो वही बात है कि कॉस्ट देखनी होती है, क्योंकि क्यों बढ़ रही है, किस वजह, कहाँ पर बढ़ रही है, किस डिपार्टमेंट की वजह से बढ़ रही है। तो इसमें कॉस्ट जो होती है वो दो किस्म, फिक्स्ड कॉस्ट तो हम अगर कंपनी लेवल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है तो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये कॉस्ट तो पड़ती रहती हैं। लेकिन ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है इसको किसी भी तरह से फिर हम मिनिमल यानी मिनिमाइज नहीं कर सकते, कम से कम नहीं कर सकते। यही क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब आपने एक बिल्डिंग अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में रखी हुई है, कोई फिनिश गुड्स आप वहाँ पर तैयार कर रहे हैं और तैयार करने के बाद उनको वेयर हाउस में रख रहे हैं, उनका जो रेंट जाता है वो हमारी एग्जांपल होती है फिक्स्ड कॉस्ट की, तो उसको तो कम नहीं किया जा सकता। हमारा ज़्यादा फोकस होता है वेरिएबल कॉस्ट को कम करना, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में भी हम वेरिएबल कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग तीनों की डेफिनेशन इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। इसकी डेफिनेशन सामने लिखी हुई है, इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। पढ़ने हैं तो पढ़ भी लेते हैं, चले एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटेंसी is the field of accounting concerned with the summary, analysis and reporting of financial transactions related to a business. This involves the preparation of financial statements available for public stockholder, suppliers, bank employees, government agencies, business owner and other stakeholders are example of people interested in receiving such information for decision making.
तो इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं आपको वो डिस्कशन समझ आ गई होगी। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में भी थोड़ी सी तफसीलात बता चुके हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। इसको मैनेजरियल अकाउंटिंग भी कहा जाता है एंड कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू द मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ओनली यूज्ड बाय इंटरनल टीम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज the only thing which make it differ from financial accounting. In this process, financial information and reports such invoices, financial balance statement is shared by finance administration with the management team of the company. Objective of management accounting is to use this statistical data and take a better accurate decision controlling the enterprise business activities and developments. तो मेन मकसद यही है कि कंपनी की एफिशिएंसी और इफेक्टिवली काम करे, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए ये डाटा उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन है इज अ बिजनेस प्रैक्टिस इन विच वी रिकॉर्ड, एग्जामिन, समराइज एंड स्टडीज द कंपनीज cost spent on any process, service, product or anything else in the organization. This help the organization in cost controlling and making strategic plans and decision on improving cost efficiency. Such financial statements and ledgers give the financial visibility on their cost information. Management gets the idea where they have to control the cost and where they have to increase more, which help in creating a vision and future plan. There are different type of cost accounting such as marginal cost, activity cost, standard cost, lean accounting. In this article we will discuss more objective advantage costing and meaning of cost. अच्छा, इसके बारे में यानी जो ABC इन्होंने लिखा हुआ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग या अकाउंटिंग, तो इसके बारे में भी डिस्कशन किसी और लेक्चर में हम करेंगे इंशाल्लाह। जब कॉस्ट अकाउंटिंग के हम MCQs वगैरह डिस्कस करेंगे, तैयार करेंगे, तो तब हम इस कॉस्ट्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। तो ये तीन तो थी हमारी ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद हम आते हैं कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम कि किस तरह, सबसे पहले तो हमने देखना होता है कॉस्ट अकाउंटिंग को यानी सारा डाटा इकट्ठा जब हमें मौसूल हो जाता है उसकी बेस पर हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। फिर हम उसको देख रहे होते हैं बाहर भी कि अगर हम डायरेक्ट सप्लायर से ख़रीदें तो हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी, अगर हम इसको आउटसोर्स कर देते हैं तब हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी, हम खुद अपने डिपार्टमेंट के अंदर इसको बनाते हैं तब कितनी कॉस्ट पड़ रही है। फिर कंपैरिजन कर लेते हैं, उसकी बेस पर हम कोई डिसीजन लेते हैं, जो ज़्यादा बेनिफिशियल प्रॉफिटेबल होता है उसको हम सेलेक्ट करके काम का आगाज़ कर देते हैं। तो ये चीज़ जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है कॉस्ट अकाउंटिंग का कि MHN फैक्ट्री, मैंने अपने चैनल का नाम लिखा हुआ है, MHN फैक्ट्री जो है वो उनके पास फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है, फर्निश इंफॉर्मेशन, यू नीड टू कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमने पर यूनिट की कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करनी है। रॉ मटेरियल दिया हुआ है 50,000 का, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का दिया हुआ है, परचेजेस 145 की दी हुई है, डायरेक्ट लेबर 100,000 की दी हुई है, वर्कशीट 40,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 20,000, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 30,000, फिनिश्ड यूनिट्स 100,000। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट किस तरह फाइंड करते हैं, इसका सोल्यूशन मैं कर चुका हूं, आपके सामने मैं शो करा देता हूं। ये एक फॉर्मेट है जिसके थ्रू हमने CGS, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में CGS का फॉर्मेट होता है, CPR का होता है, तो उसकी बेस पर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। इसको काइंडली देख लीजिएगा। सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, फिर परचेजेज आती हैं, फिर यानी जो परचेजेज हमने साल के दौरान की होती हैं, फिर क्लोजिंग स्टॉक आता है, रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारे पास आ जाता है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है। ऊपर के तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाता है। अक्सर हमारे पास जो कॉस्ट अकाउंटिंग से एक क्वेश्चन आया होता है MCQs में, वो अक्सर वो हमसे पूछ लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ, यानी डाटा दिया होता है, जैसे मिसाल ये पिछला डाटा है,
वीडियो में हम थोड़ा सा बैक पे चले जाते हैं। ये जो डाटा हमें दिया हुआ है इसको देखते हैं। ये डाटा अगर दिया और हमें कह दें कि कॉस्ट कंज्यूम फाइंड करके दें, तो फिर हम इस हिसाब से कॉस्ट कंज्यूम फाइंड करते हैं, वैल्यूज पुट कर देनी होती हैं। कॉस्ट कंज्यूम आ जाता है 155,000 का। उसके बाद हम डायरेक्ट लेबर जो होती है वो ऐड कर देते हैं। डायरेक्ट लेबर यानी किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली जो भी बंदा इन्वॉल्व होता है उसको डायरेक्ट लेबर कहा जाता है। डायरेक्ट लेबर 100,000 की है तो टोटल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट जो है हमारी वो 255,000 आ जाती है। अच्छा, जैसे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है। इसी तरह अगर हम देखें कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर से क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट बनता है। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट करें। नीचे एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, पीछे जो क्वेश्चन में डाटा है वो दिया होगा कि प्राइम कॉस्ट कितनी बनती है, तो वो 255,000 प्राइम कॉस्ट आपकी निकल आएंगी। उसके बाद हम इसमें फैक्ट्री ओवरहेड डाल लेते हैं। वर्क ओवरहेड्स वो 40,000 की है, वो ऐड करते हैं। जब वो ऐड करते हैं तो हमारे पास वर्क कॉस्ट आ जाता है टोटल 295,000 का। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स दिए हुए हैं 20,000 की, वो जब डालते हैं तो 315,000 बन जाता है, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाती हैं। उसके बाद सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो उस पर होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो जब डालते हैं 30,000 अमाउंट दी हुई थी वो पुट करेंगे तो 345,000 बन जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। फिर उसको फिनिश गुड्स पर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट आ जाएगा। अब ये जो कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट हमारे पास आया, इसकी बेस पर हम वही जो मैंने बताया कि बायर डायरेक्ट सप्लायर से या आउटसोर्स करने से सारों को कंपैरिजन कर लेते हैं कि हमें अपनी प्रोडक्शन करके प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है या बाहर सप्लायर या आउटसोर्स करने से जो डाटा हमारे पास आ रहा है उनको कंपैरिजन करने से जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है उसमें हम उस प्रोसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम फाइंड करें, प्राइम कॉस्ट फाइंड करें, वर्क कॉस्ट फाइंड करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करें या टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट करें। तो वो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट हो जाता है, उसमें हम वर्क ओवरहेड्स डाल लेते हैं तो वर्क कॉस्ट आ जाता है। अगर वो कहें कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वर्क कॉस्ट, तो फिर वो वर्क ओवरहेड्स अगर डाल लें तो वर्क कॉस्ट बनता है। फिर उसी में अगर हम इन तीनों में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डाल दें तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाती हैं। फिर उसमें अगर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी डाल दें तो वो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाती हैं। तो इन 5 चीज़ों में से यानी प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इन 5 चीज़ों में से वो कोई भी एक चीज़ पूछकर आपको डाटा भी प्रोवाइड किया होगा, नीचे ऑप्शंस भी दिए होंगे तो आपने वो फाइंड आउट करना है। और हो सकता है वो ये भी पूछ लें कि कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट फाइंड करें, तो फिर ये पूरा मुकम्मल स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। इधर तो मैंने वैल्यूज़ ज़्यादा लिखी हुई हैं, लेकिन अगर एमसीक्यूज़ होगा हो सकता है कि वो वैल्यूज़ कम लिखी हुई, मिसाल 100 लिखी हुई हों, 200 लिखी हुई हों, रुपीज़ में छोटी अमाउंट्स लिखी हों ताकि जल्दी कैलकुलेट की जा सकें। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड था। उसके बाद हम चले जाते हैं कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स की तरफ चले जाते हैं। अकाउंटिंग जो कि बेस कर रही होती है इन फॉलोइंग कंसेप्ट्स की बेस पर। तो हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है सबसे पहले आ रहा है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हमारा क्या होता है कि जब भी हम कोई भी बिज़नेस में अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो सबसे पहले हमने बिज़नेस को और जो ऑनर होता है बिज़नेस का, उन दोनों को सेपरेटली ट्रीट करना होता है। मसलन MHN नॉलेज, मैं कोई कारोबार स्टार्ट कर रहा हूँ, बुक शॉप ही क्यों ना हो, मैं एक बुक शॉप स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसमें मैंने 100,000 की इन्वेस्टमेंट डाल दी है फर्स्ट टाइम, तो मुझे बिज़नेस यानी मैं बिज़नेस के लिए मैं एक लाइबिलिटी हूँ। बिजनेस ने वो 100,000 मुझे इन द फ्यूचर वापस करना है, हो सकता है प्रॉफिट के साथ वापस करे और मुझे लॉस भी हो सकता है। तो ये होती है हमारी सेपरेट, यानी बिजनेस में हमने ऑनर को और जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं या जो भी बिजनेस होता है उसको सेपरेट ट्रीट करना होता है, सेम नहीं ट्रीट करते। यानी अगर मैं ऑनर हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता बिजनेस की ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ बिजनेस की अपनी होती है। ऑनर ने दी हो तो बिजनेस के लिए वो चीज़ ऑनर के तौर पे लायबिलिटी होती है।
तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इन अकाउंटिंग अ बिजनेस or an organization and its owner as are treated as two separate entity identifiable person. This is called entity concept. The business stands apart from other organization as an separate economic entity. एक और इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि मिसाल बिजनेस ने, मेरी बुक शॉप है, बुक शॉप के नाम पे मैंने बैंक से 500,000 का लोन उठा लिया। जब भी मुझसे बैंक यानी मेरे बिजनेस से बैंक आके लोन वापस मांगेगा, हो सकता है सीईओ मैं ही हूँ बिजनेस का, लेकिन मुझे सेपरेट ट्रीट किया जाएगा। बैंक मेरे पास आता है कि भाई हम आपकी कंपनी ने 500,000 का लोन लिया था, वो हमें रिटर्न कीजिए, और मेरी बिजनेस पोजीशन ऐसी है इस टाइम कि वो सॉल्वेंसी की तरफ जा रही है, तो मैं कह देता हूँ भाई नहीं है, फिर वो मुझ पे केस फाइल या स्यू नहीं कर सकते, डायरेक्ट वो बिजनेस पे करेंगे। तो ये जो है यानी बिजनेस को हमेशा सेपरेट ट्रीट किया जाता है ऑनर से। उसके बाद हम चलते हैं गोइंग कंसर्न मेथड की तरफ से कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है अकाउंटिंग में। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये होता है कि जो भी बिजनेस एंटिटी है वो फ्यूचर में चलेगी, यानी गोइंग कंसर्न में आपने एक लफ्ज़ पर फोकस करना है, फॉरसीएबल इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में भी इसकी ऑपरेशन एक्टिविटीज़ जो हैं वो उम्मीद करते हैं कि चलती रहेंगी। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कह रहा है अकाउंटिंग में, implies that business entity will continue its operation in the future and will not liquidate or be forced to discontinue operation due to any reason. किसी भी रीज़न की वजह से वो अपने ऑपरेशन एक्टिविटीज़ जो है उसको ख़त्म नहीं करेगी फ्यूचर में। तो गोइंग कंसर्न इसको अकाउंटिंग में इस डेफिनेशन के तहत अकाउंटिंग की जाती है। उसके बाद हम चले जाते हैं, ये देखें नीचे मैंने हाईलाइट भी किया, फॉरसीएबल फ्यूचर। अ कंपनी इज गोइंग कंसर्न इफ नो एविडेंस इज अवेलेबल टू बिलीव दैट इट विल और विल हैव टू सीज इट्स ऑपरेशन इन फॉरसीएबल फ्यूचर। फॉरसीएबल फ्यूचर के लफ्ज़ पर आपने ज़्यादा फोकस करना होता है कि फ्यूचर में ये अपनी ऑपरेशन एक्टिविटीज़ जारी रखेंगी। उसके बाद हम चले जाते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की तरफ। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कह रहा होता है कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता है कि कोई भी चीज़ बिजनेस की है अगर वो सिग्निफिकेंट है, यानी बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन होगी उसकी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट मॉनिटरी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट अकाउंटिंग में कहलाता है। देख लेते हैं क्या कहता है। इज अ बिजनेस प्रैक्टिस इन विच वी रिकॉर्ड, एग्जामिन, समराइज एंड कंपनीज कॉस्ट स्पेंड दिस एंड कॉस्ट कंट्रोलिंग। अच्छा, ये हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन मेरे ख्याल से इसमें लिख दी है। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये होता है कि आपकी कोई भी ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं बिजनेस में उसकी कुछ ना कुछ मॉनिटरी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहलाता है किसी भी बिजनेस की ऑपरेशन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद हमारा चौथा कंसेप्ट जो आता है वो है कॉस्ट कंसेप्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट कंसेप्ट अकाउंटिंग क्या होती है? हाँ जी, कॉस्ट कंसेप्ट अकाउंटिंग सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉस्ट कंसेप्ट अकाउंटिंग। चलिए डेफिनेशन पढ़ लें उसके बाद समझा देते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टेट दैट ऑल एक्विजिशन ऑफ आइटम यानी एसेट्स और थिंग्स needed for expending should be recorded and retained in books at cost. Thus, if a balance sheet show an asset at a certain value, it should be assumed that this is its cost unless it is categorized stated otherwise. अच्छा, तो हमारा कॉस्ट कंसेप्ट अकाउंटिंग क्या होता है कि मिसाल आपने कोई बिल्डिंग ली है 5 लाख रुपए की, तो हमने जो फिगर शो करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो 5,000 वर्थ की ही शो करनी है, यानी जो कॉस्ट होती है किसी भी चीज़ को परचेज करने की वही एक्चुअल कॉस्ट हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करनी होती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट के तहत। ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट कहलाता है। तो इसकी करेक्टराइज क्या होती है कि कॉस्ट कंसेप्ट अकाउंट जो है वो बेस्ट करेक्टराइज होता है कि यानी अगर हम ये कहें कि जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उसकी मॉनिटरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे, यानी जो चीज़ हमने एक्वायर की है जिस टाइम उसकी कॉस्ट जो जिस टाइम खरीदने की जो कॉस्ट थी उस कॉस्ट पे अगर हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो ये प्राइस जो है यानी द
price paid for acquiring the assets or for receiving the service provided. तो यही है कि जो भी चीज़ हम ख़रीद रहे होते हैं बिज़नेस के लिए तो वो जो है कॉस्ट पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए. उसके बाद हमारा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट आ जाता है. डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कह रहा था कि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ये हमें बता रहा होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शंस जो है अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जब इनकर होती है किसी भी बिजनेस में तो उसके हमेशा दो इफ़ेक्ट होते हैं. यानी हमारे अकाउंटिंग के बेसिक्स 5 पिलर्स होते हैं. एसेट्स, लायबिलिटी जो कि बैलेंस शीट का हिस्सा है, एक्सपेंस और इनकम जो कि टीपीएल अकाउंट का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा होते हैं. और 5वीं होती है हमारी कैपिटल जो कि ऑनर फर्स्ट टाइम या बिजनेस ऑपरेशंस एक्टिविटीज़ के दौरान उसमें पैसे ला के अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है. तो और 6ठी चीज़ होती है ड्राइंग्स जो ऑनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से निकालते हैं. यानी जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनकर होती है किसी भी बिजनेस में तो उसके हमेशा 2 इफेक्ट होते हैं. ये जो बेसिक्स 5 पिलर अभी शो कर रहा हूँ आपको, ये जो बेसिक्स 5 पिलर्स लिखे हुए हैं इनमें से कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कभी डेबिट होगी कभी क्रेडिट होगी. तो यानी हर ट्रांजैक्शंस के 2 इफेक्ट होते हैं. मिसाल हमने बैंक में कैश जमा करा दी तो बैंक में कैश जमा कराने का क्या मतलब है, यानी बिजनेस ने कैश उठा के बैंक में जमा करा दी तो कैश हमारी क्रेडिट हो जाएगी जो कि एसेट्स है और बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा जो कि एसेट्स है. डेबिट और क्रेडिट्स के रूल्स क्या हैं, क्यों डेबिट होते हैं, क्यों क्रेडिट होते हैं, उस पर भी डिस्कशन करते हैं. फिलहाल ये समझे कि डुअल एस्पेक्ट ऑफ कंसेप्ट जो है अकाउंटिंग का वो यही है कि हर ट्रांजैक्शंस के 2 इफेक्ट होते हैं, कोई यानी एक डेबिट और एक क्रेडिट. तो हर ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट उसमें जाएगा. तो ये हमारा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग कहलाता है. तीसरा है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट जनरली यही होता है कि हमारा बिजनेस कब, यानी जो उसका सालाना क्लोजिंग और स्टार्टिंग डेट्स होती हैं. हमारी बिजनेस हैं जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 1 जुलाई टू 30 जून होता है. उसके बाद हमने अपनी स्टेटमेंट्स क्लोज करनी होती हैं, उसकी बेस पर हमने टैक्स पे करना होता है, उसकी बेस पर जो है हमारे स्टेक होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, जो भी हमारे जनरल पब्लिक बिजनेस से रिलेटेड कंसर्न लोग होते हैं वो हमारी स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करते हैं, रीड करते हैं और उसकी बेस पर कोई ना कोई डिसीजंस लेते हैं. तो ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है. बाज़ औक़ात अगर आप क्वार्टरली करते हैं तो फिर 3-3 महीने का हो जाता है. तो इसकी ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट होता है. पीरियोडिक मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट. कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट क्या होता है, यानी जो टीपीएल अकाउंट हम बनाते हैं, जो हमने सेल्स की हैं उसके हिसाब से हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स, परचेजेज, क्लोजिंग और वेजेस वगैरह, ये जो यानी जितनी हमारी कॉस्ट आएगी उसी हिसाब से हमने इनकम और एक्सपेंस का हम मैचिंग कर रहे होते हैं इसमें. तो डेफिनेशन क्या है कि पीरियोडिक मैचिंग मीन्स दैट whatever we expense has been incurred for earning income is recorded. E.g. cost of goods sold is shown in the trading account for sale income to calculate profit. Another example is depreciation. You use assets for earning income, so you take its periodic depreciation as expense. तो हम थोड़ा सा गैप ले लेते हैं क्योंकि अजान हो रही है. अजान के बाद इंशाल्लाह दोबारा शुरू करते हैं. आपको दिखा दूं अगला कंसेप्ट कौन सा है, तब तक के लिए वेट कर लेते हैं.
अच्छा दोस्तों, तो अगला हमारा 7th पे जो कंसेप्ट आ रहा है वो है रियलाइजेशन कंसेप्ट। और रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है अकाउंटिंग में कि हमने रेवेन्यू को सिर्फ तब ही रिकॉर्ड करना है जब गुड्स और सर्विसेज जो हैं, जो रेवेन्यू से एसोसिएट कर रही होती हैं, वो डिलीवर हो जाएं या सर्विसेज रेंडर्ड हो जाएं, तो तब हम अपने रेवेन्यू को रियलाइज करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, तब रिकॉर्ड करना होता है। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट में हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एडवांस पेमेंट फॉर गुड्स, यानी अगर हमने चीज़ें ख़रीदने या चीज़ें बेचने के लिए कोई एडवांस पेमेंट ले ली है या एडवांस पेमेंट कर दी है, तो एडवांस पेमेंट जब हमने किसी कस्टमर्स को 1000 रुपये एडवांस पे कर दिए हैं, कस्टमर से 1000 एडवांस ले लिया, या हमने जो हमारा सप्लायर है उससे चीज़ें खरीदी और उसको 1000 रुपये एडवांस पे कर दिए हैं, तो सेलर जो है अपनी, अच्छा सेलर को देख लेते हैं। मिसाल हमारा बिजनेस है और हम सेलिंग का काम कर रहे हैं, हमने किसी कस्टमर्स को चीज़ें बेचनी हैं और वो हमें एडवांस में 1000 रुपये दे जाता है। मिसाल वो कह देता है यार मुझे 10 किताबें चाहिए, एक किताब की 100 रुपये कीमत है, तो वो मुझे 10 किताबों के 1000 रुपये जो है वो एडवांस में दे के चला जाता है। तो जब तक मैंने ये किताबें उसको डिलीवर ना की गई हों, जब तक वर्क्स ऑन द प्रोडक्ट्स जो है वो कंप्लीट ना हो गया, अनटिल वर्क्स ऑन दिस प्रोडक्ट कंप्लीट, सेलर जो है यानी मैं जो हूँ डजंट रिकॉग्नाइज इट एज अ रेवेन्यू, तो तब तक मैं इसको रेवेन्यू कंसीडर नहीं करूँगा जब तक मैं अपने प्रोडक्ट को पे पूरी तरह काम नहीं कर लेता, उसको डिलीवर नहीं कर देता। तो ये हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट कहलाता है। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि मिसाल हमने, तो जब ये 1000 रुपये हमने उससे रिसीव कर लिए, फर्स्ट एडवांस पेमेंट फॉर गुड्स की बात कर रहा हूँ, यानी तो ये 1000 रुपये जो है इसको हम एज अ लाइबिलिटी यानी अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट के नाम से इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, जो कि विच विल बी शिफ्टेड टू रेवेन्यू ओनली आफ्टर द प्रोडक्ट शिप्ड, यानी जो हमने 1000 रुपये लिया इसको हम रेवेन्यू रियलाइज्ड नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, इसको हम लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे, अनअर्न्ड रेवेन्यू के नाम से लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे, जो कि बाद में शिफ्ट कर दिया जाएगा रेवेन्यू में सिर्फ तब जब प्रोडक्ट जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एडवांस पेमेंट फॉर सर्विसेज के अगेंस्ट एडवांस पेमेंट। चले, तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी कंपनी को उसके कस्टमर ने पूरे साल के लिए 6000 रुपये दे दिए। मसलन मेरी एक कंपनी है, मैं सॉफ्टवेयर सेलिंग का काम करता हूँ, मैंने एक कंपनी यानी कोई छोटा सा बिजनेस है, जैसे मिसाल क्विक बुक का सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग का, वो कंपनी मेरे पास आई कि मुझे आपकी सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है, मैं 1 साल तक आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करता रहूँगा, उसके मैं आपको 6000 रुपये एडवांस दे के चला जाता हूँ, आप मुझे अपना सॉफ्टवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड करते रहिएगा। मैं उससे एग्रीमेंट तय कर लेता हूँ कि ठीक है, तो मैं उससे 6000 रुपये रिसीव करूँगा, तो वो 6000 रुपये मैं तब तक उसको रेवेन्यू रियलाइज्ड नहीं करूँगा जब तक पूरा साल गुजरा ना हो, यानी पर मंथ 500 रुपीज़ चार्ज करने हैं, सालाना 6000 रुपये हो जाएंगे, तो मंथली मैं तब अपने रेवेन्यू को रियलाइज्ड करूंगा हर मंथ के बाद 500 रुपीज़। आफ्टर 1 ईयर व्हेन द वर्क ऑन द प्रोडक्ट सर्विस इज कंप्लीटेड, देन आई हैव टू रियलाइज्ड माई रेवेन्यू 6000 रुपये से, तो तब तक मैं इसको इनिशियली जो 6000 रुपये हैं फर्स्ट टाइम जब मैं उसे रिसीव करता हूँ उसको मैं लाइबिलिटी ट्रीट करूँगा, रियलाइज्ड रेवेन्यू आफ्टर एवरी मंथ ओनली 500 रुपीज़ करूँगा, यानी 500 रुपये हर महीने के बाद मैं रेवेन्यू को रियलाइज्ड करूँगा। तीसरी चीज़ है हमारी डिलेइंग पेमेंट। इसी में डिलेइंग पेमेंट का क्या मतलब है कि सेलर जो है वो चीज़ें कस्टमर को क्रेडिट पर शिप्स कर देते हैं, यानी उनको भिजवा देता है, फिर वो कस्टमर्स को जो है बिलिंग बेचता है 2000 रुपये की, यानी मैंने कोई चीज़ें शिपमेंट कर दी है कस्टमर को क्रेडिट पर, और फिर मैं उसको बिल भिजवाता हूँ 2000 रुपये का कि भाई 2000 रुपये की चीज़ें हैं, काइंडली पेमेंट इसकी कर दी जाए। शिपमेंट कंप्लीटेड, शिपमेंट तो कंप्लीट हो गई है,
So seller has realized rupees 2000 entirely as revenue, no additional earning, क्योंकि इससे no additional earning activities to complete delaying in payment. ये जो delaying payment कर रहे हैं ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाती है, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाती है तो ये अनरिलेटेड होती है रियलाइज्ड रेवेन्यू से, तो डिलेइंग पेमेंट में ये बात हो रही होती है। एक और इसमें आता है मल्टीपल डिलीवरी। मिसाल मैं एक जहाज़ बनाने वाली कंपनी हूँ और मैं एक किसी एयरलाइंस को जहाज़ देता हूँ, उसकी मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करता हूँ 1 साल तक की, और उसका जो पायलट तैयार होगा उसको ट्रेनिंग भी देता हूँ, और मैं उससे एग्रीमेंट कर लेता हूँ, फ़र्ज़ करें 2.5 मिलियन का सपोज कर लें, क्योंकि एरोप्लेन लेना इतना आसान तो नहीं है, इसीलिए मैं 2.5 ही सिर्फ कह रहा हूँ कि सारों के दिल खुश हो जाए। 2.5 मिलियन का जहाज़, अच्छा चलें जो भी है भारत, 2.5 मिलियन का मैं हमसे एग्रीमेंट कर लेता हूँ, तो मैं अपने रेवेन्यू को कब रियलाइज करूंगा। मिसाल मैं अगर मेरी रेवेन्यू एसोसिएट कर रही होती है एरोप्लेन पे, कि मैं जहाज़ भी दूंगा, उसकी मेंटेनेंस भी दूंगा, एम्प्लॉयज़ को, आपके एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग दूंगा, तो अगर मैं एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे देता हूँ तो भी मैं उस रेवेन्यू, अगर उसके मुझे कुछ चार्जेस मिलते हैं, मैं उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड रियलाइज्ड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरा रेवेन्यू रियलाइज्ड होगा, रेवेन्यू एसोसिएट है एरोप्लेन के साथ, उसकी मेंटेनेंस भी करके दूं, जो भी मुझे पेमेंट मिलेगी वो भी एरोप्लेन से रेवेन्यू एसोसिएट है। तो जब एरोप्लेन यानी जब हमारा प्रोडक्ट कंप्लीटली उस तक डिलीवर होगा तो मैं अपने रेवेन्यू को रियलाइज्ड कर दूंगा। अच्छा दोस्तों, इसके बाद हमारा एक और अकाउंटिंग से रिलेटेड टॉपिक है कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कन्वेंशन के बारे में सबसे पहले तो हम बात करते हैं कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या चीज़ होती है? कंजर्वेटिज्म को हम प्रूडेंस भी बोलते हैं, यानी एक कंसेप्ट है अकाउंटिंग का, प्रूडेंस कंसेप्ट और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट जो कि हम पिछले भी वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या है? ये जाहिर करती है कि जो चीज़ जितनी की है उतने से ही लीगल तरीके से हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करवाएं, कोई उसमें इलीगलिटी शो नहीं करवानी होती। यानी जो भी चीज़ जितने की आती है हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी अमाउंट से उसको रिकॉर्ड करनी होती है, कोई लीगल तरीके से, कोई इलीगलिटी, कोई बोगस इंफॉर्मेशन हमें नहीं रिकॉर्ड करनी होती। एग्जाम्पल क्या होती है? अच्छा, इसकी बेस्ट एग्जांपल के थ्रू पहले इसको समझ लेते हैं कंजर्वेटिज्म। जैसे कि मिसाल हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर कोई आपकी बिल्ली जो है रास्ता काट लेती है, काली बिल्ली, तो लोग कहते हैं वो काली बिल्ली ने आपका रास्ता काट लिया, तो उसके लिए हमने प्रिकॉशंस ले लेने होते हैं। या जिस तरह के हमारे यहाँ पर वो हाथ चेक करने वाले बैठे होते हैं, मैं चला जाता हूँ, एक उसको कह देता है यार मेरा हाथ पढ़ लें, वो मेरा हाथ पढ़ता है तो मुझे कह देता है, मैंने मिसाल बॉन्ड्स लिए हैं, वो मुझे कहता है सुबह आपका बॉन्ड्स निकलेगा 10 लाख रुपए का। तो वो क्या है कि फिर वो मुझे बोल देगा कल आपकी 10 लाख का इनाम निकलेगा, तो क्या मैं अभी से उसके लिए डोल डमके या मिठाइयाँ वगैरह बांटना शुरू कर दूंगा जब कोई अच्छी खबर होती है। मिसाल मेरा सुबह बॉन्ड निकलने जा रहा है और किसने कहा मुझे? जिसको मैंने हाथ पढ़वाया। हो सकता है निकल भी आए, लेकिन क्या करना होता है कि मैं अभी से तो नहीं खुशियां मनाना शुरू कर दूंगा ना, क्योंकि वो काम जब होगा तो उसके बाद ही मैं खुशियां मनाना स्टार्ट करूंगा। लेकिन अगर कोई कह दे कि यार ये बिल्ली ने रास्ता काट लिया है, तो उसके लिए फिर मुझे प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लेना स्टार्ट कर देनी चाहिए। या फिर अगर किसी इंसान को ये पता चल जाए कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, तो मैं अभी से इसको इतना उछालूं, तो क्या मैं अभी से इसको इतना उछालूंगा कि मैं ये सोच के चलूंगा कि चलो यार जब अच्छा हो जाएगा फिर देखेंगे। लेकिन अगर इसी तरह अगर कुछ बुरा होने लगता है, फिर मैं ये सोच के नहीं चलूंगा कि जब हो जाएगा तो फिर देखेंगे, बल्कि उसके लिए मैं अभी से कुछ ना कुछ प्रिकॉशनरी मेजरमेंट ले लूंगा। तो मेरा ये सुपरस्टिशन यानी काली बिल्ली वाला और ये जो हाथ पढ़ाने वाली एग्जाम्पल थी, ये देने का मतलब ये था कि हमारा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या प्रूडेंस कंसेप्ट जो है वो भी बिल्कुल इसी से रिलेट कर रहा होता है। किस तरह रिलेट करता है कि यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट जो हमारा यही कहलाता है कि
बुक्स ऑफ अकाउंट में आपके जितने भी एक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं उनको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेड गेन होती है ना उसको हम इग्नोर कर देते हैं। यानी बैड डेट्स एज ए लॉस इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब मैंने किसी को चीज़ें बेची हुई हैं तो और मुझे कंफर्म भी हो गया 15-20 दिन गुजर गए कि यार इससे पैसे नहीं मिलने, तो जब हो सकता है वो मुझे बाद में दे दे, लेकिन मुझे एक्सपेक्ट लग रहा है कि यार ये नहीं हो सकते, तो एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेने होते हैं। यानी जो एंटिसिपेटेड लॉस होते हैं कंपनी, तो एंटिसिपेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, लेकिन एंटिसिपेटेड या एक्सपेक्टेड गेन्स जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए। तो वो जो सुपरस्टिशंस का मुझे एग्जाम्पल देने का मतलब यही था कि जब हमें कोई बुरी खबर होती है तो उसके लिए, यानी अगर हमें पता चल जाए पहले से कि सुबह मेरे साथ ऐसा कुछ बुरा होने वाला है, तो मैं रात से ही उसके बारे में सोचना शुरू कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यार सुबह मेरे साथ ये कुछ अच्छा होने वाला है, तो फिर मैं इतना ज़्यादा उस पर खुश तो होता हूँ, लेकिन मैं यानी मिठाइयाँ या डोल डमक्के इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो अभी से नहीं स्टार्ट कर देता। जब वो काम हो जाता है तो उसके बाद मैं उस पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता हूँ। तो हमारा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट जो है वो भी इसी से रिलेटेड है। उसकी डेफिनेशन क्या है कि अकाउंटिंग कंजर्वेटिज्म इज़ अ प्रिंसिपल that requires company accounts to be prepared with caution and high degree of verification all probable losses, यानी ये लिखा हुआ है कि तमाम probable losses जो हैं और recorded when they are discovered, while gains can only be registered when they are fully realized। gain को सिर्फ तभी हमें रजिस्टर्ड या रिकॉर्ड करना है जब ये फुली रियलाइज्ड हो जाते हैं। रियलाइज्ड कंसेप्ट में पीछे बता चुका हूँ कि रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है। इसके बाद हम चलते हैं फुल डिस्क्लोजर की तरफ। फुल डिस्क्लोजर क्या होता है, हमारा क्या कहलाता है? बुक्स ऑफ अकाउंट में सारे के सारे जो मटेरियल इंफॉर्मेशन होती है उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है, यानी जो सिर्फ मटेरियल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको हम डिस्क्लोज करते हैं, ये हमारा फुल डिस्क्लोजर कहलाता है। ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ये हमारी फुल डिस्क्लोजर की डेफिनेशन है। उसके बाद हम चलते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट्स। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट्स कौन सी होती है कि अगर once accounting method or policy is adopted to prepare account, then later years they will also follow the same प्रोसीजर, सेम मेथड। जैसे इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, मिसाल डेप्रिसिएशन हो गई, किसी भी एसेट्स की एप्रिसिएशन होती है बिल्डिंग वगैरह की, यानी मैं डेप्रिसिएशन की एग्जांपल ले लेता हूँ। डेप्रिसिएशन जो कि है कंपनी अक्सर दो तरीकों से, वैसे तो 5 मेथड्स हैं लेकिन यहाँ पर हम 2 तरीकों की डिस्कशन करते हैं एग्जांपल समझने के लिए सिर्फ। एक होती है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरी होती है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। यानी अगर इस साल कंपनी ने अपने एसेट्स को डिप्रिसिएट किया है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ स्ट्रेट लाइन और बाय यूजिंग द मेथड ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, अगर इस साल उन्होंने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि नेक्स्ट ईयर भी वो स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू ही काम करेंगे। इसी तरह अगर उन्होंने रिटर्न डाउन वैल्यू का मेथड अपनाया हुआ तो अगले साल भी कंपनी जो है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के मुताबिक रिटर्न डाउन वैल्यू के कंसेप्ट से ही अपने एसेट्स को डेप्रिसिएट करेगी। उसके बाद हमारा कन्वेंशन जो अकाउंटिंग का है वो आता है मटेरियलिटी कन्वेंशन। मटेरियलिटी कन्वेंशन क्या होती है? इसकी पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मिसाल कोई भी फेमस पर्सनैलिटी है, मिसाल पाकिस्तानी में क्रिकेटर्स का कह देता हूँ बाबर आजम है जैसे आजकल, या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इमरान खान। मेरी बुक शॉप है MHN नॉलेज के नाम से, MHN नॉलेज की बुक शॉप पर इमरान खान या बाबर आजम आ जाते हैं कुछ बुक्स खरीदने के लिए, नावल खरीदने के लिए, पॉलिटिक्स बुक्स या क्रिकेट के बवाले कोई भी चीज़ खरीदने आ जाते हैं, स्टेशनरी खरीदने आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, बाबर आजम साहब आए हैं, इमरान खान साहब आए हैं, उनको मैं कुछ ड्रिंक्स दूंगा, रिफ़्रेशमेंट करवाऊंगा उनकी, एंटरटेनर यानी जो एंटरटेनमेंट एंड रिफ़्रेशमेंट के नाम से, तो ड्रिंक पिला दूंगा, स्नैक्स खिला दूंगा, कोई इस तरह की कोई भी छोटी मोटी चीज़ जो होती है वो उनको मैं पहले उनकी खातिर तवाज़ा करूंगा क्योंकि तो मशहूर पर्सनैलिटी हमारी शॉप पर आए हुए हैं। तो इस किस्म से के जो कंसेप्ट्स के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए हमें सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट में सेपरेट हेड्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिसाल अब
मैं एक ही हेड खोल लेता हूँ रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट के नाम से। जो भी बंदा आए जिस तरह का भी हो, या कंपनी के बिजनेस के अंदर जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं तो उनके लिए मैं सेपरेटली हेड्स ऑफ अकाउंट नहीं खोलूँगा, और ना खोलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब मैं सेपरेट अकाउंट खोलूँगा तो फिर वॉल्यूमनेस ऑफ माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हेड्स के जो वॉल्यूमनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कम्प्लेक्सिटीज़ पैदा हो जाती हैं। इसीलिए जो छोटी छोटी अमाउंट होती हैं, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट जो होती हैं, उसको एक ही हेड्स में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। दूसरी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मिसाल मेरी शॉप पर एसी लगा हुआ है, तो मैं एसी की मेंटेनेंस करवाता हूँ, कोई नट वगैरह उसके चेंज करवाता हूँ, या कहीं से तार उसकी टूटी है उसको रिपेयर करवा देता हूँ, तो मैं उसकी जो एक्सपेंसेस आएंगे नट्स वगैरह के या जो तार रिपेयर के जो एक्सपेंस है, उसके लिए मुझे अलहदा अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि मैं उस एक्सपेंसेस को एक जनरल हेड ऑफ अकाउंट खोल दूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, रिपेयरिंग, जनरल रिपेयरिंग मेंटेनेंस के नाम से। उसमें मैं इस तरह के सारे जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं रिकॉर्ड करता जाऊंगा। हमारी वॉल्यूमनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो हेड्स होते हैं वो कम से कम होंगे, कम्प्लेक्सिटी कम से कम होगी। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहती है कि सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस जो सिग्निफिकेंट अमाउंट की होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाए, उनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हेड्स खोले जाएं। जैसे कि इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या कह रही है कि द मटेरियलिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन बी इग्नोर्ड इफ द नेट इम्पैक्ट ऑफ डूइंग सो हैज़ such a small impact on financial statement that a user of the statement wouldn't be misled। यानी वही बात होगी कि छोटे छोटे एक्सपेंस जो होते हैं उनके लिए सेपरेट हेड्स ऑफ अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं, उसको एक जनरल अकाउंट ऑफ हेड खोल कर उसमें रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के सिस्टम दो तरीके हैं, एक सेपरेट एंटिटी सिस्टम होता है, एक होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। सेपरेट एंटिटी बुक कीपिंग सिस्टम को समझना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें हमें प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अपने जनरल लाइफ रूटीन में भी इसको यूज़ कर रहे थे। हर किस्म का बंदा सेपरेट एंटिटी सिस्टम के थ्रू अकाउंटिंग को मेंटेन कर रहा होता है अपने लाइफ में, कि मैंने इतना खर्चा कर लिया है, इतने मैंने कमा लिए हैं, इस तरह रिकॉर्ड उसकी, यानी जनरली तौर पर एक डायरी रखी होगी उसमें लिखता जाता होगा, तो इसमें नो प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द सिंगल एंट्री अप्रोच इज वेरी सिमिलर टू द चेक रजिस्टर दैट इंडिविजुअल यूज टू कीप ट्रैक ऑफ चेक्स, डिपॉजिट एंड बैलेंस फॉर पर्सनल चेकिंग अकाउंट। इन बोथ केसेस यूजर्स merely रिकॉर्ड द डाटा, अमाउंट एंड नेम ऑफ ईच ट्रांजेक्शंस। इसके बाद हमारी होती है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो इन्वेंट की थी, किसने इसको इन्वेंट किया था, ओरिजिनेटेड बाय, यानी कौन इसको ले गया था, इसका नाम था लुकस पेसियोलो, ये इसका नाम था। इसने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था। ये इटली का रहने वाला था और 1494 में इसने फर्स्ट टाइम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है वो ओरिजिनेट की थी। इसने खैर बेसिकली मैथमेटिशियन था, मैथमेटिक्स की बेस पर जो है ये सिस्टम मुतारिफ करवाया था, लेकिन जो कि आजकल अकाउंटिंग में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, अकाउंटिंग में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है इसका क्या मतलब होता है कि हर ट्रांजैक्शन, पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर ट्रांजैक्शन के जो हैं लाजमी दो इफ़ेक्ट होते हैं। एक इफ़ेक्ट होता है डेबिट, एक इफ़ेक्ट होता है क्रेडिट। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि बेसिक कंसेप्ट्स थे अकाउंटिंग के हवाले से। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ आ गई होगी। नहीं भी समझ आई तो हमें अपने फीडबैक इन कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, और अगर किसी कंसेप्ट्स को मज़ीद क्लियर करवाना हो तो हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के कमेंट्स के थ्रू या हमें ईमेल करके किसी भी किस्म की आपकी क्वेरी है, आपको 24 घंटे के अंदर उसका रिस्पांस दिया जाएगा, तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। एंड पर जाते हैं फिर आप सबसे गुजारिश की जाती है कि हमारा यूट्यूब पर चैनल MHN नॉलेज के नाम से उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड नेवर टू फॉरगेट द प्रेस बेल आइकन फॉर मोर एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब
इस लेक्चर से फ़ायदा उठाएंगे और इसके बाद हम इस लेक्चर के मुताबिक ही 50 to 70 MCQs लेके आएंगे जो कि इन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स पर होंगे MCQ। उम्मीद करते हैं वो आपके टेस्ट प्रिपरेशन और इंटरव्यू के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।